दोस्तों ये वीडियो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज कोर्स का फर्स्ट वीडियो है, नंबर 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का हर एक कंपोनेंट्स के बारे में। हर एक कंपोनेंट्स का काम क्या होता है अलग अलग तरीके से, एंड इंटरनली वो किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है इसके साथ मिल करके इंटरनली किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है, ये कोर्स आप क्यों देखेंगे, ये वीडियो आप क्यों देखेंगे, ये वीडियो देखना जरूरी क्यों है आपके लिए। क्योंकि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल बिगिनर लेवल का जो यूजर है उसके लिए है। मतलब जो स्क्रैच से कंप्यूटर सीखना चाहता है, जैसे कि माउस किस तरीके से पकड़ना है, कंप्यूटर को किस तरीके से ऑन करना है, कंप्यूटर को किस तरीके से शट डाउन करना है, कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से रन करना है, विंडोज 10 को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से रन करना है, किस तरीके से एक फोल्डर क्रिएट करना है, सारे के सारे चीज बिल्कुल A to Z आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो ये कोर्स देखना उसके लिए जरूरी है जो बिल्कुल बिगिनर लेवल से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। ये वीडियो देखना, इस कोर्स का ये वीडियो देखना मैंडेटरी है, काफी ज्यादा जरूरी है। ये आपके लिए रिकमेंडेड है क्योंकि इस कोर्स के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स का काम के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो भी इस कोर्स का वीडियो होगा उसको समझने के लिए ये वीडियो देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक कंपोनेंट्स है, इसका नेम है रैम, जो काफी ज्यादा इसका काम है कंप्यूटर के अंदर। एंड ये सबसे ज्यादा कंप्यूटर के अंदर आपका काम करते हैं ये एंड प्रोसेसर। इसके अंदर डेटा जो है डिलीट होता है फिर लोड होता है, इस तरीके से होता है। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप्स का मेन कंपोनेंट होता है। एक होता है आपका आउटपुट कंपोनेंट, जिसके अंदर आपका मॉनिटर आ जाता है प्राइमरी, फिर आपका आउटपुट जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर आपका प्रिंटर आ जाता है, एंड साथ ही साथ आपका प्रोजेक्टर जो है वो भी जो है आउटपुट कंपोनेंट्स के अंदर आ जाता है। इनपुट कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेनली माउस होता है, कीबोर्ड होता है, टच पैड हो जाता है जो लैपटॉप के अंदर आपको दिखाई देता है। कंप्यूटर के अंदर माउस, जो आपका पीसी होता है डेस्कटॉप पीसी, उसके अंदर आप माउस से कर्सर मूव करते हो, एंड जो आपका लैपटॉप होता है वो टच पैड से आप मूव करते हो। और भी काफी सारा इनपुट यूनिट हो सकता है, जैसे कि टच स्क्रीन होता है ज्यादातर किसमें लैपटॉप के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, एंड स्केचिंग पैड हो जाता है, वॉकम का स्केचिंग पैड, एंड काफी सारा कंपनी का स्केचिंग पैड आपको देखने को मिल जाता है। और भी काफी सारा इनपुट यूनिट है, लेकिन जो मेन इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सीपीयू यूनिट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको मेनली मदरबोर्ड रहता है, एसएमपीएस रहता है, मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर रहता है, ये रैम रहता है, उसके अंदर हार्ड डिस्क रहता है। यहाँ पे मेरा हार्ड डिस्क एक है वो आपको दिखा देता हूँ, ये हार्ड डिस्क है, इंटरनल मेमोरी ये रहता है। साथ ही साथ और भी काफी सारा कंपोनेंट है, जैसे कि आपका एसएसडी हो जाता है, एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट का अगर मैं बात करूँ तो आपका सीडी ड्राइवर हो जाता है, वाईफाई एंड ब्लूटूथ ड्राइवर है, इस तरीके का काफी सारा कंपोनेंट जो है उसके अंदर रहता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिटेल्सली हर एक कंपोनेंट्स के बारे में, उस कंपोनेंट का काम क्या है उसके बारे में, एंड नेक्स्ट विंडोज के बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है आपका आउटपुट कंपोनेंट, जैसे कि आपका मॉनिटर जो है आपका मेन आउटपुट यूनिट होता है, एंड मॉनिटर के अंदर इंस्टेंट सारे के सारे काम होता है। इंस्टेंट जो कंप्यूटर का रिप्लाई होता है वो आपका मॉनिटर के अंदर दिखाई देता है, जो आउटपुट होता है। जैसे कि आप कर्सर मूव करेंगे कंप्यूटर के अंदर, मतलब छोटा सा एरो जैसा रहता है, माउस को मूव करेंगे तो इंस्टेंट जो है वो मूव होता रहेगा। यहाँ पे 1 मिलीसेकंड का जो है, 1 सेकंड का बहुत ज्यादा कम समय में जो है ये चीज आपको दिखाई देता है, इसलिए आपका आंखों में नहीं पकड़ में आता है कि इसमें थोड़ा सा डिले है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर डिले है, लेकिन आप देख नहीं पाते हो। 1 सेकंड का कम समय में बेसिकली ये काम करते हैं। तो इसी तरीके का जो ये मॉनिटर है ना, ये काफी जल्दी काम करते हैं। ये मॉनिटर काफी सारा टाइप्स का मॉनिटर है, जैसे कि पुराना जमाने में आपका मॉनिटर देखने को मिलता था सीआरटी मॉनिटर, लंबा जैसा टीवी जैसा मॉनिटर देखने को मिलता था, लेकिन अभी वो मॉनिटर नहीं है, उसका काफी सारा डिसएडवांटेजेस था। अभी जो मॉनिटर है वो 3 पतला सा आपको मॉनिटर दिखाई देता है, उसके अंदर भी काफी सारा डिफरेंशिएशन होता है, जैसे कि आपका रिफ्रेश रेट का डिफरेंशिएशन होता है, रेजोल्यूशन का डिफरेंशिएशन होता है, एलईडी होता है, एमोलेड डिस्प्ले होता है, इस तरीके का जो है इसका डिफरेंस होता है। तो वो उतना डीपली आपके बारे में जो है बेसिकली हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर आप एक नया मॉनिटर खरीदने के लिए जाएंगे तो जितना चीजें आपका जानकारी लेना जरूरी है उतना ही बात करते हैं। जैसे कि आपका रेजोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि आप एक मॉनिटर ले रहे हो 1080p रेजोल्यूशन या 720p रेजोल्यूशन, तो 720p मतलब 1280 इंटू 720, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा उतना पार्टिकल जो है आपका डिवाइस के अंदर, आपका जो मॉनिटर है उसके अंदर है, उतना पिक्सल, उतना छोटा छोटा स्क्वायर आपको दिखाई देगा। पिक्सल क्या चीज होती है, किसी भी फोटो को अगर आप मोबाइल के अंदर ओपन करेंगे, पीसी के अंदर ओपन करेंगे, उसको जूम करते रहेंगे तो छोटा छोटा स्क्वायर जैसा आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर ग्रेडियंट कलर रहता है, मतलब एक से ज्यादा कलर रहता है, एंड उस कलर को मिल करके वो जो सारे के सारे कलर्स है वो मिल करके एक फोटो बना देते हैं।
ये होता है पिक्सल, उतना छोटा छोटा पिक्सल आपका डिस्प्ले के अंदर रहता है। जितना हायर रेजोल्यूशन होगा उतना बढ़िया फोटो वीडियो आप मॉनिटर के अंदर देख सकते हो। आप बात आ जाती है रिफ्रेश रेट के बारे में। रिफ्रेश रेट क्या होती है? बेसिकली रिफ्रेश रेट आपका मॉनिटर पर सेकंड में कितना टाइम रिफ्रेश हो सकता है या कितना फोटो पर सेकंड में दिखा सकते हैं, ये बेसिकली होता है रिफ्रेश रेट। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि आप नॉर्मल एक स्टूडेंट हो, आप एक टीचर हो, आप एक नया जो है बेसिकली मॉनिटर खरीदना चाहते हो, तो उस केस में आप कौन सा मॉनिटर खरीदेंगे? 60 हर्ट्ज वाला, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला? ऑब्वियसली आप 60 हर्ट्ज वाला खरीदेंगे, क्योंकि आप नॉर्मल क्लास लेंगे, गूगल मीट ज्वाइन करेंगे या दूसरा यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करेंगे या इस तरीके का काम करेंगे, तो उसके लिए आपको अच्छा रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल 60 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज वाला मॉनिटर वाला रिफ्रेश रेट वाला आप मॉनिटर ले लीजिए। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, अगर एक स्टूडेंट हो, आप गेमिंग करना चाहते हो, तो उस केस में फ्रेम रेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें आपको 120 हर्ट्ज वाला मिनिमम आपको जो है मॉनिटर लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, जैसे कि आप फ्री फायर खेल रहे हो या कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो या GTA 5 खेल रहे हो, तो उसके अंदर जब एक्शन हो जाता है ना, तो फ्रेम रेट काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। गेम का जो स्मूथनेस है, स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए फ्रेम रेट का ज़रूरत है। तो ये गया बेसिकली मॉनिटर की बात। अब बात कर लेते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। प्रिंटर एंड जो प्रोजेक्टर है उसका पता लगे, उसके बारे में वो एडवांस लेवल का, वो बाद में जाके इस कोर्स के अंदर किसी एक वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इनपुट यूनिट यहाँ पे दो होता है, माउस एंड कीबोर्ड। मेन इनपुट यूनिट माउस के अंदर क्या होता है, बेसिकली माउस का 3 बटन रहता है। जो नॉर्मल माउस है, गेमिंग माउस का बात अलग है। नॉर्मल माउस के अंदर 3 बटन रहता है। लेफ्ट साइड में एक बटन रहता है, राइट साइड में एक बटन रहता है। लेफ्ट साइड वाला जो बटन है ये ओके का काम करता है, राइट साइड वाला जो बटन है वो ऑप्शन का काम करता है, एंड मिडिल का जो स्क्रॉल का काम है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। जैसे कि आप पीसी में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन चाहिए आपको। जैसे कि आपको फोन के अंदर ट्रिपल डॉट प्रेस करते हो तो ऑप्शन आ जाता है न्यू फोल्डर क्रिएट करने का। तो इसके अंदर किसी भी, जैसे कि आप डेस्कटॉप नॉर्मल जहां पे भी हो वहां पे एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए माउस का जो राइट बटन है वो प्रेस करना होगा, फिर न्यू पे प्रेस करना होगा, फिर फोल्डर के ऊपर प्रेस करना होगा, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब प्रेस किससे करेंगे? लेफ्ट वाला बटन, ये ओके वाला बटन है, इससे आपको प्रेस करना होगा। उसी फोल्डर को अगर आप डिलीट करेंगे तो राइट माउस बटन क्लिक करना होगा, फिर डिलीट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक किससे करेंगे? आपका लेफ्ट माउस से, लेफ्ट वाला जो क्लिक है उससे, फिर यस करेंगे। अब यहाँ पे बात जाता है काफी सारा हमारा जो है फ्रेंड्स, उसका क्या होता है बेसिकली, वो दाएं हाथ से किसी भी काम नहीं कर सकते या कंफर्टेबली नहीं कर सकते, वो बेसिकली लेफ्ट हैंडेड होता है। तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। माउस अगर वो लेफ्ट हैंड से पकड़ता है तो उसका जो ओके बटन है उसको आप स्विच कर सकते हो, मतलब लेफ्ट साइड वाला काम राइट साइड में कर सकते हो, राइट साइड वाला काम लेफ्ट साइड में आप आराम से जो है काम कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आ जाती है जो ये स्क्रोलर रहता है माउस का, उसका काम क्या है? जैसे कि आपने एक ई बुक ओपन किया, मतलब बुक्स पीसी में ई बुक ओपन किया, पीडीएफ ओपन किया, उसका काफी सारा पेजेस है, तो उसको स्क्रॉल करने के लिए दोनों चीजें, कीबोर्ड का एरो है एंड माउस का ये स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉलर। उसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पेज नीचे जाएगा, अगर आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पेज ऊपर जाएगा। अगर वो उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक एरो जैसा पकड़ लेगा, तो माउस को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो पूरा नीचे आ जाएगा, मतलब वो लॉक हो जाएगा। तो मिडिल वाला जो बटन है ये जो है पीडीएफ स्क्रोलिंग लॉक करने के लिए या स्क्रोलिंग लॉक का काम करता है। उसी जो बटन है स्क्रोलर, उसको प्रेस करने से भी वहां पे एक बटन अवेलेबल है। ये तो क्या नॉर्मल माउस की बात। अब बात कर लेते हैं गेमिंग माउस के बारे में। नॉर्मल माउस के अंदर ये तीनों बटन ही रहते हैं, गेमिंग माउस के अंदर एक्स्ट्रा काफी सारा बटन रहता है, जैसे कि नीचे वाला थंब पे आपको काफी सारा बटन रहता है, एंड आपका अकॉर्डिंग आप उस बटन को सेट कर सकते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर, अलग अलग गेम के अंदर। जैसे कि किसी भी गेम के अंदर, जैसे कि फ्री फायर है, उसको ग्लू वॉल फेंकने के लिए आप एक बटन को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ उस जो माउस है उसके अंदर आपको 2 बटन ऊपर में दिखाई देता है या साइड में दिखाई देता है, डीपीआई चेंज करने के लिए, मतलब कर्सर जो स्पीड है उसको चेंज करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, एंड और भी काफी सारा बटन होता है। ये गया बेसिकली माउस की बात। आप बात कर लेते हैं इनपुट यूनिट कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड जो है बेसिकली आपका काफी सारा बटन कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल है। एकदम लेफ्ट कॉर्नर में ESC बटन है, यानी कि स्केप बटन अवेलेबल है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हो ESC प्रेस कर देंगे तो वहां से स्केप हो जाएगा। फिर आ जाता है F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की। ये जो सारे के सारे की है, इसका स्पेसिफिक काम आप सेट कर सकते हो, काम होता है। जैसे कि F5 प्रेस करने से आपका रिफ्रेश हो जाता है। आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट पे गए हो तो ये चीज आपको सबसे पहले सिखाया जाता है कि F5 प्रेस कीजिए तो रिफ्रेश हो जाएगा आपका पीसी। किसी भी F1 अगर आप प्रेस करेंगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप हो, जैसे कि गूगल क्रोम के अंदर हो, F1 प्रेस करेंगे तो गूगल क्रोम का जो हेल्प सेक्शन है वो बेसिकली ओपन हो जाएगा। इसी तरीके का कंट्रोल का अलग काम होता है, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब का अलग अलग काम होता है।
किसी भी कैपिटल लेटर में आपको किसी भी चीज लिखना है, जैसे कि डिजिटल पंडित इस चैनल का नेम है, कैपिटल लेटर में पूरा की पूरा आपको लिखना है, तो उस केस में आपको कैप्स लॉक प्रेस करना होगा। ऊपर कॉर्नर में 3 लाइट आपको दिखाई देता है, एक नाम लॉक के लिए है जो आपका नंबर्स होता है राइट साइड में उसके लिए, एंड ये एक कैप्स लॉक के लिए है, एंड दूसरा एक और एक के लिए है। तो दूसरा जो है कैप्स लॉक के लिए है, उसको अगर प्रेस करेंगे तो मिडिल वाला जो लाइट है वो बेसिकली ऑन हो जाएगा, देख पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप किसी भी चीज टाइप जैसे कि डिजिटल पंडित टाइप करेंगे तो डिजिटल पंडित टाइप करने से पूरा की पूरा डिजिटल पंडित का जो नेम है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर आप खुद का नेम टाइप करेंगे, जैसे कि मेरा नेम मैं टाइप करूंगा अबू हसन, तो ए कैपिटल अक्षर में होना चाहिए, एच कैपिटल लेटर में होना चाहिए, अबू हसन वैद्य लिखेंगे तो बी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपको नॉर्मली एक लेटर कैपिटल लेटर में करने के लिए कैप्स लॉक प्रेस करके ए लिख करके फिर कैप्स लॉक आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो ये करने का जरूरत नहीं है, शिफ्ट प्रेस करके ए प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। इस तरीके का काफी सारा शॉर्टकट भी होता है, किसी भी चीज कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, किसी भी चीज को कहीं पे कॉपी करके पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, इस तरह का काफी सारा शॉर्टकट है, वो अगले किसी भी वीडियो में आपको सिखाएंगे। साथ ही साथ शॉर्टकट वाला वीडियो हमारा एक है, आई बटन पे जाके वहां पे भी आप बेसिकली देख सकते हो। ये तो क्या है बेसिकली इनपुट यूनिट की बात कर लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू यूनिट के बारे में। मतलब आपका जो कंप्यूटर है जिसको बॉक्स सा बड़ा जैसा बॉक्सी सा जो आपको दिखाई देता है वो बेसिकली सीपीयू यूनिट है, उसके अंदर काफी सारा कंपोनेंट्स है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से जो कॉर्ड जा करके जो वायर्स जा करके उसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, जहां पे इंसर्ट हो रहा है आपका पीसी में, उसी जगह पे बेसिकली एसएमपीएस रहता है, एसएमपीएस के अंदर वो इंसर्ट हो रहा है। एसएमपीएस का काम क्या होता है, बेसिकली सारे के सारे आपका जो कंपोनेंट है, जैसे कि ये रैम है, मदरबोर्ड है, आपका प्रोसेसर है, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग टाइप्स का वोल्टेज चाहिए होता है। तो सीपीयू जो एसएमपीएस होता है वो अलग अलग कंपोनेंट्स के बाद अलग अलग वोल्टेज जो है सेंड करते हैं। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क के पास मान लीजिए आपको 12 वोल्ट चाहिए हार्ड डिस्क को, तो वो 12 वोल्ट भेजेगा। ये रैम जो है इसको 6 वोल्ट चाहिए, तो रैम के पास 6 वोल्ट ही भेजेगा। साथ ही साथ जो नेटवर्क यूनिट है वहां पे 3 वोल्ट चाहिए, जो यूएसबी यूनिट है वहां पे 6 वोल्ट चाहिए। जैसा जैसा वोल्ट चाहिए, कहाँ पे कितना वोल्ट जाता है उसके बारे में डिटेल्स की बात नहीं करते हैं, बेसिकली जो भी जितना भी वोल्टेज जाता है वो बेसिकली मेजरमेंट करके वो भेज देता है। फिर वो किसके पास भेजते हैं, मदरबोर्ड के पास भेजते हैं, एंड डायरेक्टली हार्ड डिस्क जो होता है उसके पास डायरेक्टली भेज देता है। मदरबोर्ड जो होता है बेसिकली आपका जो पीसी है उसका बड़ा वाला जो बोर्ड है वहां पे वो उसको मदरबोर्ड कहता है। वो आपका बोर्ड जो आपका बॉडी है, वो आपका बॉडी या बॉडी का जो बोन्स है उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हो मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड का काम क्या होता है, हर एक कंपोनेंट को अंदर ही अंदर जोड़ना। मतलब जैसे कि ये रैम है, ये मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है, ये जो चीज है ये अलग से लगा हुआ होता है, यहाँ से एक कॉर्ड जाता है, ये कॉर्ड जो है डेटा कॉर्ड है, एंड ये वोल्टेज कॉर्ड है। ये जो डेटा कॉर्ड है वो बेसिकली आपका मदरबोर्ड का दूसरा हिस्से में लगा हुआ होता है, लेकिन कॉपी जो भी चीज होगा हार्ड डिस्क के अंदर से ये रैम के अंदर कॉपी होता है, वो बेसिकली मदरबोर्ड के अंदर इनर वायर होता है, जिसको आप नर्व सिस्टम, हमारा जो नर्व सिस्टम उससे कंपेयर कर सकते हो। एंड मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है प्रोसेसर, जो बेसिकली सारे के सारे कैलकुलेशन करते हैं, जिसको आपका ब्रेन के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। वो मदरबोर्ड का वो आपका पीसी का ब्रेन हो जाता है, वो जो प्रोसेसर है वो ब्रेन होता है, उसके अंदर सारे के सारे कैलकुलेशन होते हैं 0 and 1 पे। क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है पीसी का, चाहे मोबाइल का चाहे वो आपका पीसी का ही क्यों ना है, उसके अंदर वो 0 and 1 इसका अलावा और कुछ नहीं समझ सकते वो। एंड सारे के सारे इमेज से लेकर के टेक्स्ट जो भी सेव होके रहता है आपका हार्ड डिस्क के अंदर, आपका इंटरनल मेमोरी के अंदर, सारी की सारी चीज 0 and 1 कोडिंग हो करके वहां पे स्टोर रहता है, एंड वहां से डिकोड करके आपको समझने लायक आपका पीसी आपको दिखाई देते हैं, जो मॉनिटर है वहां पे आपको दिखाई देता है। एक ए मतलब आपका जो प्रोसेसर है उसके पास उसका मतलब है 01001 ऐसा होता है। एक ए बी मतलब 001 ऐसा हो सकता है। तो वो जो है आप उसका भाषा नहीं समझ सकते हो, उसका जो लैंग्वेज है वो आप नहीं समझ सकते हो, एंड आपका लैंग्वेज वो नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है, कंपाइलर का जरूरत पड़ता है, एंड अलग से लैंग्वेज का जरूरत पड़ते हैं जो पीसी के अंदर होता है। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो प्रोसेसर जो भी काम करते हैं वो रैम से लेकर के करते हैं। अब अगर हार्ड डिस्क है, किसी भी डेटा इसके अंदर है, तो रैम एक मेमोरी अलग से, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जरूरत क्यों है? देखिए हार्ड डिस्क के अंदर आपका सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोर होके रहते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, जैसे कि विंडोज 7 विंडोज 10। तो जब वो स्टोर होके रहते हैं, जब आप पीसी बूट अप करते हो, तो यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोसेसर इससे डेटा लेके ओपन करेगा तो इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा।
अगर इससे ओपन भी हो भी गया, उसके बाद आप किसी भी फोटो ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, ये सर्किल मैकेनिज्म है। जैसे कि ये सर्किल देख रहे हो ना, इसके अंदर सीडी रहता है। जैसे कि ओल्ड जो सीडी डिवाइस था हमारा, सीडी डिवाइस उसके अंदर हम लोग इंसर्ट करते थे, जो सीडी है उसी तरीके का सीडी इसके अंदर अवेलेबल है। उसके वो जो सीडी है एंड ये जो सीडी है, इसके अंदर अंतर यहाँ पे है, ये सीडी का दोनों साइड रीड किया जा सकता है, उस सीडी का दोनों साइड रीड नहीं होता है। इस सीडी का दोनों साइड रीड होता है, दोनों साइड में बेसिकली रीडर रहते हैं इस तरीके से सीडी के ऊपर। तो वो बेसिकली जो रीडर होता है, वो रीडर इस तरीके से रीड करते हैं डेटा को, एंड वो फिर यहां से डेटा के थ्रू मदरबोर्ड के पास भेज देते हैं एंड प्रोसेसर के पास भेज देते हैं। तो जब ये प्रोसेसर के पास डायरेक्टली भेजेगा तो ये काफी बिजी हो जाएगा एंड आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। कंप्यूटर को स्पीड रखने के लिए इसका काम आ जाता है, ये बेसिकली रैम है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये सारे के सारे मेमोरी है, यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा ये मेमोरी है, एंड ये मेमोरी काफी ज्यादा स्पीड होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क का स्पीड कितना होगा, 300 MB 400 MB इतना ही स्पीड होगा, इससे ज्यादा और कितना ही होगा। लेकिन ये रैम का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। ये सारे के सारे डेटा को कॉपी करते हैं, फिर कॉपी करने के बाद आपका जो प्रोसेसर है प्रोसेसर के पास भेज देता है। प्रोसेसर को जब लगता है कि इसके अंदर डेटा का जरूरत नहीं है, वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, या इसको लगता है कि किसी भी डेटा को सेव करना चाहिए, वो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा सेव हो जाता है, इसके अंदर से डिलीट हो जाता है। ये ऑल टाइम खाली रहने की कोशिश करता है, जितना खाली रहना है। जैसे कि आप किसी भी इमेज ओपन करेंगे, जब आप इमेज ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर, तो इमेज पहले ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर से इमेज आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इमेज कॉपी होने के बाद यहाँ से आपका जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट में दिखाई देगा। जब आप इमेज क्लोज कर देंगे तो वो जो इमेज है वो हार्ड डिस्क के अंदर तो रहेगा, लेकिन इससे डिलीट हो जाएगा। ये बेसिकली रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क का काम। हार्ड डिस्क का काम यह है कि बेसिकली वो स्टोरेज है आपका कंप्यूटर का, उसके बारे में आपको जान लिया। जैसे कि आपका मोबाइल के अंदर 64 GB 128 GB वाला स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क का काम भी उसी तरीके का होता है। हार्ड डिस्क बेसिकली आपका स्टोरेज है, एंड SSD जो है वो भी स्टोरेज है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है ओल्डर मैकेनिज्म है। SSD जो है एक रैम जैसा मैकेनिज्म है, उसका रैम का जितना स्पीड जैसा मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, उसका मैकेनिज्म मतलब आपका जो फोन का जो छोटा सा मेमोरी है उस जैसा। इसका मैकेनिकल जो है वो नहीं है, वो डिजिटल मैकेनिज्म है। उसके अंदर बेसिकली छोटा छोटा चिप रहता है, उससे वो डेटा रीड करते हैं, वो इसीलिए वो काफी ज्यादा स्पीड है। जैसे कि ये वाला जो रैम है, इससे स्पीड वाला SSD अभी निकल चुका है, तो आप समझ सकते हो ये ओल्डर एक रैम है। तो SSD कितना फास्ट है, हार्ड डिस्क उतना फास्ट तक कभी भी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि SSD का मैकेनिज्म पूरा अलग है। एक है बेसिकली SSD आपका मदरबोर्ड, आपका प्रोसेसर। अब बात कर लेते हैं किसी भी चीज को मदरबोर्ड को दिखाने के लिए, आपका पीसी को दिखाने के लिए एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होता है। वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी मदरबोर्ड के अंदर नॉर्मली किसी भी एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है बेसिकली। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो वो ग्राफिक्स यूनिट इनफ नहीं है। आप नॉर्मल किसी भी वीडियो देख रहे हो वो चीज ठीक ठाक है, उसको प्रोसेसर को भेज देगा, लेकिन आप गेम खेलना चाहते हो तो वो ग्राफिक्स जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड खरीद के लगाना होगा। जैसे कि एक एनवीडिया का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 2000 से ले करके 2 लाख उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हो वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिक्स कार्ड जो है बेसिकली उसका काम क्या होता है, जब किसी भी प्रोसेसिंग होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, वीडियो गेमिंग, तो प्रोसेसर क्या करता है, जो भी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग होता है वो प्रोसेसर जो ग्राफिक्स प्रोसेसर है उसके बाद फॉरवर्ड कर देता है, एंड कुछ और भी काम होता है जिसको वो नहीं करते, वो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देता है। अगर एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी नया जो विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारे के सारे जो विंडोज है, इसका एनिमेशन वगैरह के लिए आपको नॉर्मल सा एक ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा। ग्राफिक्स कार्ड अभी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये बेसिकली इसका मेन कंपोनेंट है, रैम, हार्ड डिस्क, SSD। अगर आप एक्सटर्नली CD ड्राइवर लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अगर आपका मदरबोर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट वाईफाई ब्लूटूथ अवेलेबल नहीं है तो वाईफाई ब्लूटूथ कार्ड भी आप लगा सकते हो। इसके अंदर और भी काफी सारा चीजें होता है। पीछे में आपको काफी सारा पोर्ट दिखाई देता है, उस पोर्ट के अंदर से USB पोर्ट होता है। अभी तो माउस एंड कीबोर्ड सारे के सारे जो है USB पोर्ट के अंदर आ चुका है, लेकिन पहले क्या होता था, गोल जैसा पोर्ट दिखाई देता था। जैसे मेरा पीसी में एक ओल्डर जो है मदरबोर्ड अवेलेबल है, तो उसके अंदर जो है छोटा छोटा मतलब राउंड जैसा माउस एंड कीबोर्ड के लिए अलग अलग पोर्ट अवेलेबल है, जो मतलब ओल्डर टेक्नोलॉजी है। एंड साथ ही साथ आपको ऑडियो पोर्ट देखने को मिल जाता है, नेटवर्क पोर्ट देखने को मिल जाता है। जो टेलीफोन बूथ वाला जो पोर्ट है वो नेटवर्क पोर्ट है। आपका वाईफाई राउटर या जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ रहा है वो डायरेक्टली उसके अंदर आप इनपुट कर सकते हो। ऑडियो जो है मदरबोर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑडियो प्रोसेसर भी होता है। मदरबोर्ड के अंदर और भी काफी सारा छोटा मोटा कंपोनेंट्स होता है, जो कंपोनेंट्स आपका पूरा की पूरा पीसी को रन करने में मदद करते हैं। तो ये है बेसिकली आपका
पीसी, मदरबोर्ड, आपका जो मॉनिटर है एंड सीपीयू यूनिट है, इसके बारे में कुछ भी चीज छूट गया एंड अगर आप जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में वहां से जाके आप कमेंट्स कर सकते हो। अब बात आ जाती है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरनली ये हार्डवेयर के साथ मिल करके किस तरीके से काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली जब आप पीसी को ऑन करते हो, पीसी का जो पावर बटन है सामने में होता है, उसको जब आप प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद क्या होता है बेसिकली आपका जो बायोस है वो ओपन हो जाता है। मदरबोर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट बायोस होता है, वो बायोस ओपन होता है। बायोस ओपन होने के बाद सारे के सारे कंपोनेंट्स जो उसको रन कर देते हैं एंड जहां से जो भी चीज कॉपी करने का कमांड है वो प्रोसेसर के पास भेज देते हैं। बायोस को ऑन रखने के लिए आपका मदरबोर्ड के अंदर एक CMOS बैटरी होता है। CMOS बैटरी चपटी सा छोटा सा बैटरी होता है जिसके अंदर टाइम डेटा एंड जो सारे के सारे डेटा पकड़ने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है वो बैटरी आपको देता है। फिर जब कंप्यूटर ऑन करते हो, बायोस ऑन होने के बाद सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो ऑन हो जाता है। ऑन का कमेंट होता है प्रोसेसर के पास, ऑन हो जाता है। फिर सारे के सारे विंडोज जो फाइल है वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है, वो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर कॉपी होता है। फिर रैम के अंदर कॉपी होने के बाद रैम से डायरेक्टली आपको प्रोसेसर लेकर के आपको सारी की सारी चीज दिखाई देता है। फिर आपको विंडोज के अंदर लॉक होता है, क्या होता है, सारी की सारी चीज बेसिकली आप ओपन कर सकते हो एंड जो भी काम करते हो बेसिकली वो रैम के अंदर कॉपी होता है, फिर आपको दिखाई देता है एंड सारी की सारी प्रोसेसिंग होता है। जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग होता है वो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर चले जाते हैं एंड जब पावर ऑफ कर देते हो जो आपका बूट डेटा है वो बेसिकली सेव कर देते हैं बायोस में। थोड़ा सा जो लिटिल बिट बूट डेटा होता है वो बायोस के अंदर सेव करने के बाद आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। एंड इसके अंदर काफी सारा कॉम्प्लिकेशंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जो इंटरनली होता है, जो एडवांस कोर्स के अंदर कभी भी आपको समझाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, कंपाइलर क्या होता है, विंडोज जो है विंडोज किस तरीके से उसके साथ काम करते हैं, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोर्स को समझने के लिए जितना जरूरी था वो आपको बता दिया बेसिकली विंडोज 7 के अंदर, विंडोज 10 के अंदर। अब नेक्स्ट जो कोर्स होगा उसके अंदर विंडोज 10 को बिल्कुल स्क्रैच से आपको सिखाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है आपका नोटिफिकेशन में मिल जाए। एंड इसका जो प्लेलिस्ट है वो ऊपर में आई बटन पे आपको दिखाई देगा, वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के सारे के सारे इस कोर्स का वीडियो जो है आप देख पाएंगे, तो वो भी आप पूरा की पूरा A to Z आप देख लीजिएगा। तो कंप्यूटर जो है स्क्रैच से आप सीख सकते हो। अगर आप एक टीचर हो तो आपका स्टूडेंट जो है उसके पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसके बारे में जो है थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग डिजिटल पंडित। थैंक यू सो मच।